जाए, विल बिगिन द गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। आज इसका आई गेस 4th लेक्चर है, राइट? ओके ठीक। क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में? मैम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, राइट? बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। अब तो आपको मतलब जो इसका एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है वो समझ में आता होगा कि वो लिविंग मॉलिक्यूल्स जिनसे हमारी जो बॉडी है वो बनी हुई है उन्हें हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा कि हमने इनको कितने पार्ट्स में, बेस्ड ऑन देयर साइज के बेसिस पे हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। योगिता कौन कौन सा साइज से, मतलब कौन कौन सा पैरामीटर हमने लिया था? मैक्रो एंड माइक्रो। पैरामीटर क्या था? पैरामीटर की कितने वाले मैक्रो हैं, कितने वाले माइक्रो? योगिता आई एक्सपेक्ट दिस आंसर फ्रॉम यू। कितने वालों को हमने मैक्रो की कैटेगरी में डाला था? विवेक आया, मुझे पूरा भरोसा है कि आप बता देंगे, ठीक है। बताओ बताओ जी। नो, चलो विवेक आप ही बताओ, कितने वालों को हमने मैक्रो मॉलिक्यूल में और कितने को माइक्रो में? मैम जो 1000 डाल्टन से कम थे उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल, बाकी जो ऊपर थे एग्जैक्ट अगर हम कहें तो 1000 आप माइक्रो में नहीं लिखोगे विवेक, हमेशा आप बोलोगे कि 800 डाल्टन से कम, ठीक है मैम। 800 डाल्टन से अगर हमारा कम है तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और मोर देन 1000, बट यहाँ पे जब आप करोगे तो वो मोर देन 1000 हो जाएगा, ठीक है। मोर देन 1000 डाल्टन है तो वो हमारा मैम मैक्रो मॉलिक्यूल था। एक हमने एक्सेप्शन केस भी पढ़ा था, किसका था? कुछ तो कहानी बताई थी, लिपिड्स का। क्या थी लिपिड्स की कहानी? मैम उसका जो साइज है वो 800 डाल्टन से कम होता है, बट हम उसको मैक्रो में लेते हैं। क्यों लेते हैं मैक्रो में? मैम वो इनसॉल्युबल होता है एसिड में। बिल्कुल सही, क्या बात है, एकदम हीरो बच्चे हैं मेरी क्लास के, बिल्कुल सही। बाकियों को भी इसका आंसर पता है? ईशा, प्रिया, वैसे प्रिया से तो उम्मीद है। ईशा आपको इसका आंसर समझ में आया? नरगिस, विनय? हेलो मैम। हाय प्रियंका, क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही थी क्या? नो मैम, हो गई। बिकॉज मुझे ना अभी जस्ट इसमें मैसेज, मैंने जब बैक करा ना स्लाइड तब पता चला कि मल्टीपल स्टूडेंट्स वांट्स टू ज्वाइन द क्लास बट ज्वाइन नहीं हो पा रही है, ठीक है। चलो जी, हम एक साथ सब ज्वाइन हो रहे हैं इसलिए। ओके, माइट भी हो सकता है ऐसा। नाजो भी आ गई, ठीक है। चलो जी, देखो अभी फिर से वो दिखा रहा है। किसी की भी अगर क्लास ज्वाइन ना हो पाया करे ना तो प्लीज पहले तो कोशिश किया करो कि क्लास को आप 5 मिनट पहले ज्वाइन करो, ठीक है। मुझे पता है आप सबके सब बड़े नवाब लोग हो, बहुत ही बिजी लोग हो, प्राइम मिनिस्टर लोग, ठीक है। तो कोशिश किया करो 5 मिनट पहले ज्वाइन किया करो, क्योंकि 5 मिनट पहले तक ना टैब को मैं अपने पास रखती हूँ। और जिनको भी प्रॉब्लम आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है आप ना ग्रुप में मैसेज कर दो कि आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन द क्लास, जो हमारा वाला ग्रुप है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करते हैं, उसमें मैसेज कर दो कि आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन द क्लास, तो हम 5 मिनट में आपको ज्वाइन करा लेंगे। बिकॉज अगर आपका जो लिंक है ये वाला वर्क नहीं करता तो मेरे पास जो एक मेरा खुद का लिंक आता है ना, ऑथ लिंक, जैसे मैं जब तक क्लास में एंटर नहीं करूंगी तब तक आप में से कोई नहीं आ पाता है क्लास में, राइट? तो उस वो हम किससे करते हैं? ऑथ लिंक से चलाते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। कहाँ पे हम लोग क्या रिवाइज कर रहे थे कि मैम हमने इसको पढ़ लिया कि बायोमोलिक्यूल्स जो थे हमारे वो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल 2 टाइप्स के थे। लेस देन 800 डाल्टन जिनका वेट था वो हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स में रख रहे थे। हाँ जी प्रियंका होगी, बट कल हम सुबह 11 बजे ही क्लास लेंगे, प्लीज बी रेडी, कल आप लोगों की छुट्टी है, आई नो, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे वो मॉलिक्यूल्स थे जो मोर देन 1000 डेल्टन आ रहे थे। अब आपको एक्सेप्शन भी हमें पता है कि इसका एक्सेप्शन क्या था, लिपिड्स था। लिपिड्स में क्या हो रहा था मैम, क्योंकि लिपिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है, ध्यान से सुनना सारे के सारे, लिपिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से कम होता है, बट यस बिकॉज ये एसिड में इनसॉल्युबल है, लिपिड्स आर एसिड इनसॉल्युबल, बिल्कुल सही आंसर अभी विवेक ने दिया था। इसीलिए इस फीचर की वजह से हम उसको मैक्रो मॉलिक्यूल में रखते हैं, ठीक है। चलो जी, इतना हमें कहानी आ गई थी समझ। अब आपको थोड़ा थोड़ा चीजें जब तक, अब जब देखिए जैसे कि चैप्टर जो है आगे बढ़ा है तो आपको चीज थोड़ी सी समझ में तो आ गई है मैम, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अमाइनो एसिड क्या है, इज इट माइक्रो और इज इट मैक्रो? क्यों अभिषेक?
अभिषेक बताइए जी, अमाइनो एसिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स? भाई इतना टाइम नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं आप। है क्लास में या गायब है तो बताइए। नो? खुशबू आप? प्रिया? आई गेस मैम क्वेश्चन क्या है? अमाइनो एसिड्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स में या मैक्रोमोलिक्यूल्स में? क्या करूंगी मैं ऐसे लोगों का? अगर तुम्हारी ना टीचर चेंज होगी ना आगे चल के, जैसे नेक्स्ट मंथ से जब आपको न्यू टीचर जब पढ़ाएंगी ना, तो वो क्या सोचेंगी ना कि पता नहीं कौन सी गधी मैम ने इनको पढ़ाया था। ठीक है, कि अभी तक आपको माइक्रो और मैक्रो का अंतर नहीं पता चल पा रहा है। ईशा आप बता पाओगे? अभिषेक इससे तो अच्छा आप आंसर ही मत देते, ऐसे ही बैठे रहते गूंगे बहरों की तरफ क्लास में। ये इमोजीज भेजने से कुछ नहीं चलेगा। प्रियंका आप बताओ, चलो देखो बीमार बच्ची है बट फिर भी वो बता देगी। मैम ठीक है चलो, माइक्रो। अब तो पता चल ही गया। ठीक है, आप लोगों को इतनी बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि आपको ये चीजें रटनी नहीं है, समझनी है। क्यों मैंने अमाइनो एसिड्स को माइक्रो बोला भाई? आप आपको ये बता पाओगे अभिषेक कि अमाइनो एसिड जब हम मिलकर बनाते हैं तो क्या बना लेते हैं? क्यों अभिषेक? या फिर कौन थे वो, ईशा? आप बता पाओगे कि जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? चलो जी, जब इतनी अकल है आपके पास कि वो प्रोटीन बनाते हैं, तो फिर आपने इसका आंसर माइक्रो क्यों दिया, सॉरी मैक्रो क्यों दिया? अमाइनो एसिड्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ये बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा सा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अब थोड़ा सा क्लियर हुआ कि ये जो हमारे हैं अमाइनो एसिड्स, वो मैम माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और इनसे बना हुआ जो प्रोटीन है वो हमारा क्या आ जाता है? वो हमारा मैम मैक्रो मॉलिक्यूल हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, तो वो क्या होंगे? बताइए विवेक जी, कार्बोहाइड्रेट्स किस में आएंगे? हाँ जी योगिता बता दो आप, कोई ना। मैम मैक्रो। कार्बोहाइड्रेट्स बेटा हमारे दोनों में आएंगे। कैसे मैम? अगर हम बात कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड्स की, तो वो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आएंगे। बट जो मोनोसेकेराइड्स हैं, ठीक है, बिकॉज मोनोसेकेराइड्स भी क्या है? मोनोमर्स है, राइट? तो जो मोनोमर्स हैं वो हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आएंगे। ठीक है, ऐसे तो पढ़ते हैं हम। जैसे अगर अब आप हम लोग कैसे बात करें, हम अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की, तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या है हमारे? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये होते हैं? नहीं, न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या है? एक कंप्लीट डीएनए या आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड हमारा किस में आता है? वो आएगा इसमें, न्यूक्लिक एसिड कह लो या न्यूक्लियोटाइड्स कह लो, वो इसमें आते हैं। बट हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स इसमें नहीं आएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो हमारे क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कल पढ़ा था हमने, न्यूक्लियोटाइड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको चीजों को रटना नहीं है बच्चे, समझना है। ठीक है, कि हम क्यों किसी को माइक्रो में डाल रहे हैं, क्यों किसी को उसमें डाल रहे हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें होंगी जिनसे एक बड़ा कंपाउंड बनता है, और आपको आंसर भी पता है कि क्या बनता, कौन सा कंपाउंड बन रहा है, तो आप उसको डालोगे माइक्रो में, बड़ों वालों को मैक्रो में। चलिए जी, अब हम लोगों ने ये सारी चीजें तो पढ़ ली कि हमारे पास क्या बन रहा है मैम, हमारे पास प्रोटीन बन जाता है, क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बन रहे हैं, और न्यूक्लिक एसिड बन रहे हैं। ठीक है, किससे बन रहे हैं वो भी हमको पता है। बट जो कहानी अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है ना, वो स्टार्ट करनी है मैम कि एक जो अमाइनो एसिड है, जैसे ये वाला तो मैंने आपको रटा दिया है कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से किससे जुड़ा होता है? कौन से बॉन्ड से? मैम पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। बिल्कुल सही, कि ये तो हमें रट गया है मैम कि ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। बट किस तरीके से जुड़ा होता है बच्चे? देखो, अब अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, चलो विवेक आप ही बताओगे इसका स्ट्रक्चर फिर से। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है?
क्यों विवेक जी हैं क्लास में मैम गायब? पहले तो मैम बीच में सी, ऊपर एच, राइट साइड में COH ये लड़का और कभी नहीं लेफ्ट। सुधरने वाला, ट्रस्ट मी। मुझे लगता है ना, मैं तुम्हें 11 से जब विदा करूंगी ना, तब भी तुम ऐसे ही आंसर बताओगे। जब मैं पूछूं अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर मतलब बेसिक फॉर्मूला, तो आप बोलोगे RCH, और ब्रैकेट भी बोलने की जरूरत नहीं होगा, NH2COOH। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, जिस हिसाब से लिखा है उसी हिसाब से बोलना है आपको। ठीक है विवेक, नाउ आई एक्सपेक्ट कि आप नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बोलोगे। ये नहीं बोलोगे एक साइड में R, एक साइड में ये, एक साइड में वो। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है और ये हम सबको पता है। ठीक है, अब हमें सीखना क्या है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। सो फॉर दैट आपको इसको क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, जैसे अभी विवेक जी खोल रहे थे। ठीक है, कि ये रहा हमारा C, यहाँ पे H, यहाँ पे R, अगला यहाँ पे क्या है हमारे पास NH2 है। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास C डबल बॉन्ड OH। अब ऐसा ही आप एक और अमाइनो एसिड ले आओ। सपोज कर लो कि ये हमारा कौन सा अमाइनो एसिड है, हमने यहाँ पे H लगा दिया है, तो ये हमारा है क्या है मैम, ग्लाइसिन है। दिस इज योर ग्लाइसिन। ठीक है, अब एलानिन का स्ट्रक्चर हमारे पास, एलानिन में शायद यहाँ पे नीचे CH3 आ जाता है। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ठीक है मैम, ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर बना लो पड़ोस में, ये रहा, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे मैम हमारे पास CH3 आ जाएगा। ठीक है, सपोज कर लो, बस इतना समझ लो कि ये दूसरा अमाइनो एसिड है साथ में, एलानिन। अब कहानी क्या है कि हमें इसको जोड़ना है मैम। अब आप जोड़ोगे कैसे, हमेशा याद रखो कि जब भी ये ना आपस में जुड़ते हैं, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जब जुड़ता है ना, तो क्या होता है, किस चीज का लॉस होता होगा, सोचो। क्योंकि आपको पता है कि कुछ ना मैम इसके बीच में होगा, कि हम जो बॉन्ड बनाएंगे वो इसके बीच में बना रहे होंगे। किस चीज का लॉस करा सकते हो आप? हाइड्रोजन। और आप हमेशा किसका, वाटर का लॉस कराओगे। ऑलवेज वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो अब हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, मैं इसी को इरेज करके बना दूं, काम का इतना लंबा मुझे बनाना पड़ेगा, है ना। चलो जी, थैंक यू। तो अब हमारा ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा मैम, वो बनेगा कुछ इस तरीके से कि ये रहा C, अब डबल बॉन्ड O वाले को भी आपने ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N, और यहाँ पे आ जाएगा H। ये लंबा सा बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे याद है पहले अभी क्या था, यहाँ पे अभी तक COOH था और यहाँ पे NH2 था। करेक्ट, ऐसे ही पढ़ा था हमने। एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसके पास रह गया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड हमने यहां से लिया, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड हमने यहां से लिया, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी यहां से लिया। तो इसने क्या बना दिया तीनों ने मिलके, ये बना दिया मैम हमारा वाटर। तो जब भी ये आपस में कंबाइन करेंगे, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का लॉस होगा। समझ में आ गया सबको? बोलो बोलो, मैम क्लियर है ये बात बिल्कुल? चलिए जी, अब ऐसे ही हमारे आगे अमाइनो एसिड चलते रहेंगे। समझ रहे हो कि अगर आपको, देखो मैं इसी को थोड़ा सा छोटू कर देती हूँ, ऐसे ये ठीक सबकी स्क्रीन पे आ रहा होगा आई गेस ना। देखो, अब अगर आपको नेक्स्ट अमाइनो एसिड को ऐड कराना है, तो आप क्या करोगे, इरेजर से, मतलब मैं तो इरेजर से कर रही हूँ, तुम लोग नहीं कर पाओगे। यहां से इस कंपाउंड को हटाया, ठीक है, अगला कंपाउंड हमारा यहीं से जुड़ेगा, हमने डबल बॉन्ड O ऊपर कर दिया, यहाँ पे N, यहाँ पे H, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा अगला अमाइनो एसिड है ये। मैंने इसीलिए इसका कलर जो है थोड़ा सा अलग कर दिया, सो दैट आपको थोड़ी सी और ज्यादा क्लियरिटी मिले। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे हम आर ही लगा देते हैं। ये हमने एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको अभी तक क्लास में ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड जब जुड़ेगा आपस में तो क्या हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा मैम। समझ में आ रहा है बच्चा लोग सबको, है ना। अगला बनाना है, देखो इस साइड से बनाना है तब भी वही तरीका है, इधर से बनाना है तब भी वही तरीका है। ठीक है, तो ये हमारा क्या, डाई पेप्टाइड से क्या बन गया, हमारा ट्राई पेप्टाइड तक बॉन्ड बन गए हम लोग। ऐसे ही बहुत सारे बनते हुए चले जाएंगे। चलिए जी, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको लगभग चीजें पेप्टाइड वाली तो समझ में आ गई। फिर हम पढ़ेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी जस्ट क्या कहानी है इसकी, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। वही चीज कि हमारे ये क्या है, मोनोमेरिक सी तो है, मोनोमर्सी तो है अमाइनो एसिड के। हाँ जी मैम, ये मोनोमर्सी है और ये क्या बना रहे हैं, ये मैम मिलके पॉलीमर बना रहे हैं।
What is a protein? Protein is the polymer of amino acid. ठीक है मैम. All the living organisms have biomolecules that are primarily constituted of polymers. Most basically हमारे जो बायोमोलिक्यूल्स है वो कैसे होते हैं? वो सारे मैम पॉलीमर्स ही होते हैं. ठीक है. Polymerization is the formation resulting from a multiple monomers. Exactly वही लाइन जो मैंने बोली अभी आपको कि पॉलीमराइजेशन कितनी क्या है. प्रियंका भी 2 क्लास और लगेंगी बेटा. ये अच्छा खाता चैप्टर है, ऐसे ही ये नहीं आता है सिर्फ आपका 15 नंबर का. जी बेटा. चलो अच्छा. हाँ तुम्हारी तबीयत ठीक है? अब मैं पूछने ही भूल गई उस टाइम पे. यस मैम. चलो जी. चलो तो अब आपको ये पता है कि मोनोमर्स क्या है हमारे. मोनोमर्स मैम स्मॉलर यूनिट्स होते हैं जो एक साथ जुड़ के बहुत सारे बॉन्ड्स मतलब अलग अलग बॉन्ड्स के हेल्प से वो जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, एक पॉलीमर बना देंगे. कोई भी बच्चा क्लास का सीरियसली मैं पूछ रही हूँ जिसको इन तीनों लाइंस में जरा से भी दिक्कत हो प्लीज अभी बोल दो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है ना आपके एग्जाम में 3 नंबर का आता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर. कि पॉलीमर बनाने के लिए जो हमारे पास बॉन्ड लिंकिंग होता है उसमें क्या रोल है. तो बस आपको इतना सा ही लिखना होता है कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब प्राइमरली पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं. पॉलीमराइजेशन क्या है, छोटे छोटे मोनोमर्स का आपस में जुड़ना, उसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं. और मोनोमर्स क्या होते हैं हमारे, मोनोमर्स हमारे सबसे छोटे स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं जो कि बहुत सारे बॉन्ड्स की हेल्प से जुड़ के एक पॉलीमर बनाते हैं. ठीक है एवरीवन. आज हम लोग थोड़े से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी करेंगे. देखते हैं तुम लोग का कितने पानी में हो. 8 बजे हम लोग इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे और अपना 15 मिनट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है चलो. अगला बॉन्ड आ गया, सॉरी ये हमारा पहला बॉन्ड आ गया पेप्टाइड बॉन्ड, जिसके बारे में देखो मैंने अभी जस्ट आपको बताया. ठीक है बस मेरा थोड़ा सा प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है वो आपको पता है. बाकी अगर हम देखें तो इस वजह से आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी. देख रहे हो ये एक हमारा अमाइनो एसिड है और ये कौन सा सबसे बेसिक अमाइनो एसिड, ये है ग्लाइसिन. इन्होंने दोनों ग्लाइसिन ग्लाइसिन लिए हैं. ठीक है ये रहा ग्लाइसिन, ये एक ग्लाइसिन. क्या किया है, ऐसे करके जो ये वाटर मॉलिक्यूल है इनका इसको रिमूव कर दिया है यहाँ से. और ये देखो नीचे वाला बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा मैंने आपका बनाया था. देखो जी कोई भी रत्ती भर भी डाउट नहीं होगा आपको. ठीक है बट ये थोड़ा सा इन्होंने हाथ पर चारों तरफ दिशाओं में फैला दिए हैं, मेरे थोड़े स्ट्रेट चल रहे थे. ठीक चलो जी अब इसके बारे में पढ़ भी लो. पेप्टाइड बॉन्ड क्या है मैम, व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड. जब 2 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप, एक का कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है इसका देख रहे हो COH ग्रुप है, undergoes reaction with amino acid of another molecule. एक का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे के अमाइनो ग्रुप के साथ क्या कर रहा है बच्चा, रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, एक पेप्टाइड बॉन्ड को बना रहा है. जो ये बीच का बॉन्ड आया इसे हम कहते हैं बच्चे जी पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है ठीक है मैम ये हमें बिल्कुल ही क्लियर है. अगला कह रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप्स आर आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन. क्या कहते हैं इस पूरे के पूरे मेथड को, या ये जो मेथड हुआ इसको हम कहते हैं मैम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. क्यों, क्योंकि वाटर का लॉस हुआ है, यहाँ पे वाटर का जो है लॉस हुआ है, इसी आप इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हो. ठीक है क्लियर है ये दोनों पॉइंट्स आपको. यस मैम. चलो एज इन केस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में क्या होता है, पेप्टाइड्स आर आल्सो मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स. पेप्टाइड्स किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं दैट आर लिंक्ड अमंग्स्ट इटसेल्फ इन अ चेन लाइक फॉर्मेशन. एक लंबी सी चेन जो है ना ऐसे, ठीक है जैसे मैंने आपको ये दिखाई है, ये पहला अमाइनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ही एक लंबी सी चेन जो है आपकी चलती चली जाती है इस चीज की. ठीक है जी चलो जी. अच्छा एक फिर से बीच में अनाउंसमेंट है, कल जैसे कि आपकी रिवीजन क्लास शेड्यूल्ड है तो आपकी रिवीजन क्लास सुबह 11 बजे होगी. किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ है तो प्लीज लेट मी नो. अभी ये आप ही का प्रपोजल था जिसको मैं हरी झंडी दे रही हूँ. प्रियंका ये हाँ में था या ना में था? मैम प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर ठीक है. कोई भी बच्चा जिसको प्रॉब्लम है वो प्लीज एक बार थम्स अप कर दो ऐसे, उसका ऊपर अंगूठा ऊपर होना चाहिए ताकि मुझे समझ में आ जाए. अच्छा बना है. गौरव कुमार जी कहाँ व्यस्त हैं आप?
नाजो आपको भी प्रॉब्लम है, अंजलि आपको भी प्रॉब्लम है, हाय राम, अभिषेक शर्मा, इतने लोग को प्रॉब्लम है सच में? नहीं है मैम। तो फिर तुम लोग थम्स अप क्यों कर रहे हो? मैंने कहा जिनको प्रॉब्लम है वो थम्स अप करो भाई। अच्छा क्या करता है आपका भाई गौरव जी? उनसे बोलना 1 घंटे के लिए दे दो मुझे, बस 1 घंटे का क्लास है मेरा। क्यों गौरव, नहीं मानेगा क्या? क्यों गौरव जी, जल्दी से बताइए। अभिषेक आपको क्या दिक्कत है सुबह? क्लास लेता है, ओके। ऑनलाइन वो भी अवंतिक सब पढ़ते हैं क्या? स्कूल है, अच्छा, ओके जी, ओके। चलो जी मैं देखती हूँ। वैसे हमारे में मेजोरिटी विन हो चुका है, बट 2 लोग को प्रॉब्लम है तो देखते हैं। चलिए जी, ये भी हमें हो गया क्लियर। अब आ गया हमारा कौन सा अगला, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके मैम, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या कहानी है? इस सबको मैं इरेज कर देती हूँ, बिकॉज वरना भेजती हूँ ना तो बहुत गंदा दिखता है यहाँ पे, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का क्या कहानी है मैम? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अब हमारे किस में आएंगे? ये आपको ना ग्लाइकोसिडिक जो वर्ड है उस वही पूरी की पूरी क्लियरिटी दे रहा है। किससे बना होगा मैम ये? ग्लूकोज वर्ड से, करेक्ट। कहां से बना होगा? ग्लूकोज से। अब ये ना थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ज्यादा नहीं बट हल्का सा। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे पास 2 तरीके के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। मैम होगी ना मीटिंग मॉर्निंग में? प्रियंका फिलहाल तो होगी, वरना लेट्स सी, वरना शाम को ही रखनी पड़ेगी यार। अभी तो फिलहाल 2 ही लोग हैं, तो मैं 2 लोगों का देखती हूँ, वरना शाम में कर लेंगे। तो 2 से ज्यादा कोई भी होगा तो फिर हमको शाम को ही करनी पड़ेगी यार। चलिए जी, क्या कहानी है यहाँ पे हमारी? अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो मैंने कल आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। कैसे था हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बच्चा दी? इट वॉज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने कल पढ़ा था, याद है सबको? CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे चलेगी मैम? यहाँ पे बॉन्डिंग चलेगी मैम, देखिए जी, ये इसके पड़ोस में मैंने एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक। ये हमने एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना दिया, और आपको समझाने के लिए मैं काम करती हूँ, एक और भी बनाई देती हूँ, ठीक, कि ये रहा हमारा तीसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक। अब आपको क्या है, ज्यादा चीजें जो है इसमें समझ में आ जाएंगी। कैसे हो रहा है मैम यहाँ पे बॉन्ड? देखो आपको ये तो समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट्स जब बन रहे हैं, दैट इज फ्रॉम मोनोसेकेराइड टू जब पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर हमारे को क्या करना होगा कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये ग्लूकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से जुड़ रहे होंगे। अब इन्होंने क्या, अभी आप देख रहे हो लास्ट लाइन, अगर आप थोड़ा सा देखोगे जो मैंने अभी जस्ट बोली कि मैम यहाँ पे ना 2 तरीके के हैं, 1,4 बीटा एंड 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक। इनका क्या मतलब है? देखो आपको ये तो समझ में आ गया कि जो बॉन्ड बनेगा वो कौन से पे बनेगा? फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन। 1,4 का सिंपल सा मतलब है फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन पे बॉन्ड बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम लोगों ने कल जब इसकी नंबरिंग भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, 1 2 3 4 5 एंड ये रहा हमारा 6। सिमिलर यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 6। और आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि जब भी हम इनको पढ़ते हैं तो हम नंबरिंग किस पे करते हैं? कार्बन्स पे। जो इनके कार्बन होता है उन पे हम नंबरिंग करते हैं। अब ये बोल रहा है, अभी बीटा अल्फा को छोड़ दो प्लीज, ठीक है। अभी के लिए बस इतना सीख लो कि इन्होंने क्या बोला है, 1 और 4 में आपस में बॉन्ड बनेगा। तो हम ना 1 और 4 वाले को थोड़ा सा खोल देते हैं, ठीक है। क्या करो, इनको थोड़ा सा ओपन कर दो, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है कहीं ना कहीं कैसे बन रहा होगा? आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, एक जगह पे हमारा OH ग्रुप होता है, ठीक है। ये देखो इसका जो स्ट्रक्चर है, एक जगह पे मैम हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन है, क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोस तो है नहीं हमारा, ये हमारी ग्लूकोज वाली है, थोड़ा सा दिमाग इसमें भी चलाना, ठीक है। और एक साइड यहाँ पे OH है। और सिमिलर हमारा किसमें आएगा? सिमिलर मैम हमारा फोर्थ वाले पे भी ऐसे ही होता है। अगर हम पूरी तरीके से इनको खोलें तो ये कैसे दिखते हैं? हमारे जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो हमें कुछ मैम इस तरीके से देखने को मिलते हैं, ये अंदर ये बाहर, और यहाँ पे H, यहाँ अंदर, यहाँ OH बाहर। तो कोई काम करते हो, पहले तो आप लोग को इसका एग्जैक्ट वाला जो स्ट्रक्चर है मैं वही बना के बता देती हूँ कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपका क्या बच्चे?
एग्जैक्ट जो है वो बच्चा ऐसे बनता है। ठीक है, कल हम लोगों ने इसकी नंबरिंग तो पढ़ ली थी, बट मैंने आपको पूरा ओपन करके नहीं बताया था, तो आप डेक्सट्रोज सॉरी डीऑक्सीराइबोज वाले से इसको कंफ्यूज मत करना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन एंड ये 6th कार्बन। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ क्या है, ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड और नीचे OH बॉन्ड, हमेशा यही रहता है, हमेशा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ वाले पे आपको जो है ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि यहाँ अंदर ही इस साइड पे हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है और यहाँ पे OH बॉन्ड बाहर। ठीक है, याद है ना, हमारा यही वाला जो होता है ऑक्सीजन गायब हो जाता है 2nd कार्बन का, बट वो हमारा डीऑक्सीराइबोज का केस था, 5 कार्बन शुगर थी, ये हमारी 6 कार्बन शुगर है। बट OH जो है 2nd कार्बन पे हमेशा बाहर ही आपको मिलेगा, और 3rd कार्बन में हम उसे घुसेड़ देते हैं अंदर। बट कहाँ, जब हम बात कर रहे हैं 6 कार्बन वालों की, और यहाँ जब OH एक अंदर है तो बाहर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे OH जो है दोनों में बाहर बाहर वाले में। और क्या है यार, ये मक्खी ने दुखी कर दिया मुझे। चलो ठीक है, ये स्ट्रक्चर सबको याद हो गया है, बना लिया है आपने अपनी कॉपी में। एक बार प्लीज, कितने लोग रफ लेके बैठे हैं? कल से प्लीज आप लोग रफ भी थोड़ा सा लेके बैठना, क्योंकि हमारे पास थोड़े से स्ट्रक्चर्स भी आएंगे एंड आई वांट कि आप तुरंत के तुरंत ही क्लियर कर लो इसको। बना लिया कॉपी में वर्षा? बिल्कुल दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नो मैम। अगर आपने बना लिया है तो अब आपको ना बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो जी, अब हमारे साथ ना यहाँ पे क्या होगा, 2 तरीके से। अब पहला ये क्या कह रहा है, 1 और 4, तो आपको समझ में आ गया मैम कि बॉन्ड जो है इन दोनों के बीच में बनेगा। करेक्ट, इतना बात समझ में आ रहा है? हाँ जी मैम, इतना बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनेगा, अब बताओ यहाँ पे किसका लॉस होगा, बताओ बताओ। बोलो, क्या क्या निकलेगा यहाँ पे? लास्ट लाइन पढ़ो। यहाँ पे भी मैम वाटर ही निकलेगा, H2O, ये वाला पूरा का पूरा गायब। ठीक है, तो ये आपस में कैसे जुड़ जाएंगे, अगर हम इसकी नेक्स्ट वो बनाएं तो ये आपस में, मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, ठीक है, बस आपको यहाँ वाला पॉइंट समझा दे रही हूँ कि यहाँ पे मैम ये ऑक्सीजन आ जाएगा बीच में और ये कुछ इस हिसाब से जुड़ेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये जो है यहाँ से वाटर का लॉस हो गया, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और जो यहाँ वाले भी हैं वो सब सेम रहेंगे। कितनों को सच सच बताना ये बात समझ में आ गया है? नाउ स्टॉप। और कौन सा ऐसा बच्चा है जो चाहता है कि मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं? कौन है ये? प्रियंका, दवा खा ली क्या अभी? प्रियंका देखो, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मैंने आपको बस इतना सा बताया। अभी अल्फा बीटा वाला केस मैं मना कर रही हूँ आपको कि अल्फा बीटा वाले केस से बच जाओ, अभी तुरंत ही मैं समझा रही हूँ कि अल्फा कौन सा बीटा कौन सा है। बस अभी के लिए ये देख लो कि ये जो बॉन्ड बनाएंगे, 1st कार्बन एक वाले का, एक हमारे मोनोमर का 1st कार्बन, ये मोनोमर क्या है, ग्लूकोज है मैम ये एक। ठीक है, ग्लूकोज आपको पता है ना एक मोनोमेरिक यूनिट है, तो ये मैम ग्लूकोज है, और हम लोग ग्लूकोज का पहली कार्बन से अगले ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, अभी के लिए ग्लूकोज ही ले रहे हैं हम, ठीक है, समझ रहे हैं, क्योंकि अगले ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो 4th कार्बन वाला है उससे बॉन्ड बनाते हैं। तो ये रहा 1st कार्बन का, ये रहा 4th कार्बन का, ये जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल H2O, 2 H है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये निकल गया, और यही जो ऑक्सीजन है ये 2 को आपस में जोड़ देगा। अब थोड़ा सा समझ में आया प्रियंका? ठीक है, चलो जी, तो ये रहा हमारा क्या, ग्लूकोज का हमने मोनोमर से क्या बना दिया एक, अभी तो ये मतलब क्या बना है, डाई डाई, ठीक है, डाइसैकेराइड का एक बना है। ठीक, चलो जी, अब मैम आप हमें समझा दो केस कौन सा, अल्फा और बीटा। देखो कहानी क्या है ना हमारे साथ बच्चे जी, कि अभी तो हमारी जो ये चेन है, ये कैसे मैंने आपको दिखाई है कि ये सारी की सारी मैम ऐसे लंबी लंबी चलती चली जा रही है। ठीक है, अगला बॉन्ड भी कुछ ऐसे जुड़ेगा, इसका अगला वाला भी कुछ ऐसे जुड़ रहा होगा, है ना, कुछ ऐसे चल के जुड़ रहा होगा। बट हमारे पास कहानी में ट्विस्ट पता है कब आता है? देखिए जी, जस्ट वन सेकेंड वेरी डे में स्टार्ट कर दें, चलो कोई ना, मैं इस वाले पे आपको बताती हूँ। ठीक, एक केस आपको समझ में आ गया। अब वो बट है किसका केस, बीटा वाला। अब ये अल्फा वाले में क्या होगा, अल्फा वाले की हमारी इसकी कहानी पता है क्या होगी,
देखो सेम स्ट्रक्चर होगा, मतलब नंबर सेम रहेगा इनका, बट इनकी जो पोजिशनिंग होगी ना वो कैसी हो जाएगी। तुमने देखा है जैसे मेरा हाथ ये ऐसे है, ठीक है, बट अगर मैं कहूं तो तुम लोग को ये जो मेरा राइट वाला पार्ट है, मेरा राइट है, बट जहां तक मुझे अपने फोन में दिख रहा है तो ये आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ रहा है आपको, ये मेरा थंब जो है ना, मेरे मैं जो पकड़ रही हूँ थंब अपना, दैट इज मेरे साइड में वो राइट साइड पे है, ठीक है, बट आपके फोन में वो लेफ्ट साइड में है। यही चीज इसके साथ हो जाएगी। क्या मैम समझे नहीं, हम दिमाग से उड़ गया पूरा। देखो जी यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी, ये जो आपका ऑक्सीजन वाला है ना, ये अभी ऐसे है, ये बिल्कुल ऐसे करके पलट जाएगा, ठीक है, ऐसे से बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। क्या हुआ मैम, देखो जी थोड़ा सा समझो, तभी अल्फा और बीटा में हमने क्लासिफाई किया ना उसे। देखो जी इसका मतलब है इसका स्ट्रक्चर कुछ बनेगा इस हिसाब का, ये ऑक्सीजन नीचे आ गया। अब आपको पता है ऑक्सीजन के पड़ोस वाले पे ही हमारे यहाँ पे क्या आएगा, CH2OH आ जाता है। ये देखो पूरा डायग्राम आप देख सकते हो। मेरे को मक्खी ने बड़ा दुखी किया है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये रही फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स्थ कार्बन। ये देख रहे हो यहाँ पे जब ये जो हमारा फोर्थ कार्बन था, ये OH नीचे था, यहाँ OH कहाँ हो जाएगा, ऊपर मैम, करेक्ट। थोड़ा सा सोच के चलो, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा। सिमिलरली इनके साथ भी होगा, यहाँ पे क्या होगा, OH जो ये वाला पार्ट होगा, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे बाहर, ठीक, पोजीशन वही है, बट ये रहा आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। एंड प्लीज प्लीज सच सच बताना कि कितनों को ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, प्लीज बता दो। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ जी विवेक, विवेक ये समझ में आने वाला हैंड रेस है या फिर क्वेश्चन वाला? क्वेश्चन वाला मैम। इनमें से मैम एक अल्फा एक बीटा है, ऐसा हिसाब है? अब वही मैं आपको बता रही हूँ, बस पहले मुझे ये बता दो कि आपको इसकी पोजीशनिंग समझ में आ गई है ना? यस मैम। ठीक है, बस थोड़ा सा सब्र करो, अभी हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनेगा मैम, हमने पढ़ा तो यही है मैम कि अल्फा जो है हमारा, अल्फा आप सुन लो, ठीक है, ये जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो मैम 1 और 4 के बीच में ही बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है ये देखो, ये इसको हम नाम दे देते हैं A1 अभी के लिए, इसको नाम दे दिया A2। मुझे पता है बहुतों की दिमाग की बिल्कुल दही हो गई होगी, बट ध्यान से सुनते जाओ, समझ में आएगा। अब अगला भी सपोज हमारा A1 ही है, मतलब यही वाला सेम यहाँ पे आएगा, और अगला जो इसका होगा वो कौन सा होगा, A2 होगा हमारा। ये एक फिक्स सीक्वेंस चलता है, ठीक है। अब कहानी में हमारी क्या है कि ये आपस में जुड़ेंगे कैसे, क्योंकि जुड़ना तो इनको फर्स्ट और फोर्थ से ही है, और यहाँ पे वाटर का लॉस भी होना है। तो अब ये जो जैसे जुड़ते हैं ना, मैं इसी में कर दे रही हूँ प्लीज, हाँ, यहां से इनका वाटर का लॉस हो जाएगा। थोड़ा सा पल्ले पड़ा, बस डायग्राम देख लो। अब आ जाओ जी इसकी कहानी पे। ये दोनों पार्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपको ग्लाइकोसिडिक समझ में आ गया, ठीक है। क्या कह रहे हैं, द कोवेलेंट बॉन्ड विच जॉइंस कार्बोहाइड्रेट्स विद अनदर मॉलिक्यूल और ग्रुप, इसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो ये आपस में जिसकी मदद से जुड़ा हुआ है, इस पर्टिकुलर बॉन्ड का नाम क्या है बच्चा जी, इसको हम कहते हैं मैम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे इससे पहले वाले को हमने पेप्टाइड बॉन्ड नाम दिया था, तो ये मैम हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ओके मैम, वी आर क्लियर विद दिस। The constituting element of this bond is called glycoside. जिस एलिमेंट से ये बना हुआ है उसे हम ग्लाइकोसाइड कहते हैं, ठीक है मैम। For example, instance means example, adenosine molecule, adenine and ribose are connected by N glycosidic bond. ये क्या बोला इन्होंने, ये बोला बच्चा जी, अगर आपको फिर से थोड़ा सा, फिर देखो बच्चा जी थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। अगर आपको क्या बोल रहे हैं, ये याद है जब मैंने आपको ये प्यूरिन्स वाला स्ट्रक्चर याद कराया था 10 बार, मैंने इसीलिए कहा था कि यहाँ पे क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन होता है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन होता है, राइट। तो ये जो पॉइंट कह रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि जो एडिनोसिन का मॉलिक्यूल होता है, जो हमारा एडेनिन है, राइट, एडिनोसिन का मॉलिक्यूल एडेनिन, वो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ये जुड़ता है हमारी अगली शुगर से, करेक्ट, ऐसा ही पढ़ा है हमने। यहाँ पे जो शुगर होती है
उसके साथ फर्स्ट कार्बन जो शुगर होती है उसके साथ जुड़ता है। तो ये कौन सी वाला बॉन्ड है? तो इसका नाम होता है बच्चे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स में पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लूकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन की हेल्प से ये जुड़ रहा है। नाइट्रोजन जो है कार्बन से, कार्बन का नाम कभी मेंशन नहीं करते, वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप में से कुछ बच्चे भी बोलने लगे मैम ये नीचे तो कार्बन से कनेक्ट कर रहा है तो आपने एनसी क्यों नहीं बोला या सीएन क्यों नहीं बोला? नहीं, जो नया है उसके लिए हम बोलते हैं। बाकी अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा हुआ इस जगह पे। क्यों? क्योंकि ये भी अंडरस्टूड है आपके लिए कि इस जगह पे कार्बन होगा। ठीक है, सिमिलरली वो यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी मैम हमारा कार्बन ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा चीजें तो अब पल्ले पड़ रही होंगी आप लोगों के। नहीं पढ़ रही है तो बच्चा प्लीज इस चैप्टर का वीडियो देखो। दिस चैप्टर इज रियली रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ट्रस्ट मी। ये अगले साल आपको कम से कम नहीं ना तो 3 चैप्टर में आएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पूरा हमारा जेनेटिक्स, पूरा इसी पे भरा पड़ा है। ठीक है, और इस ईयर तो आ ही रहा है। ठीक जी, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के चलो। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हमारे मैम 2 तरीके के हैं, 1,4 बीटा 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इट हाइड्रोलाइजेस फॉर्मिंग 2 मोनोसैकेराइड्स। 2 मोनोसैकेराइड्स को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो वाटर जो है वो हमारा बनता है, और यही हमारे क्या है, ये रहा हमारा अल्फा। ठीक है, अल्फा वाला है अल्फा 1,4। ठीक है, 1,4 अल्फा, सॉरी। ठीक है, 1,4 अल्फा, और दूसरा वाला हमारा कौन सा लिंकेज है? वो है बीटा। ठीक है जी, बस इतना सा याद करते हुए चलो, आपको सारी चीजें बिल्कुल ही आराम से स्मूथली रन करेंगे दिमाग में। चलिए जी, अब हमारा अगला टॉपिक आ गया डीएनए स्ट्रक्चर। बहुत सारी चीजें आपने इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ट्रस्ट। ठीक है, हाँ जी विवेक। मैम वो जो डायगोनल वाला था मैम, वो बीटा बॉन्ड है। हाँ जी, Yeah. ठीक है, चलो जी, कोई नहीं, मेरे पास उसका एक क्या बोलते हैं अच्छा वाला डायग्राम भी है। तुम्हारी बुक में एक्चुअली ना बहुत ज्यादा है नहीं, जहां तक मुझे पता है। एक बार मैं देखूं एनसीईआरटी 11th की, तो इसीलिए मैं ना बहुत ज्यादा उसकी डिटेल में जा नहीं रही हूँ कि कौन से वाले जो हैं वो अल्फा बनाते हैं, कौन से बीटा बनाते हैं। मैं सिर्फ उतने में ही जा रही हूँ जितना तो है ना जितने में आपका फ्यूज जो है वो ना उड़े। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, बट या मैं उतना कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितने से आपको बेसिक बेसिक से आपको समझा पाऊँ। ठीक है बच्चा जी, मेरे अकॉर्डिंग आपकी में अल्फा बीटा वाला ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, या है देखो एक बार, ग्लाइकोसिडिक नहीं, बस नाम ही दिया हुआ है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग में, फिर भी मैंने आपको बहुत बढ़ा दिया, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके में नाम दिया हुआ है। पेज नंबर जहाँ पे 9.5 का डायग्राम दिया हुआ है ना 151 पे, बस वहीं पे थोड़ा सा एक नाम दिया हुआ है। ठीक, चलो जी, कोई नहीं, हम लोग, मैंने आपको पढ़ा दिया वो आपके काम ही आएगा आगे चल के, बस अभी के लिए समझते हुए चल लो। चलो अब हम आगे मैम डीएनए स्ट्रक्चर वाले पार्ट में। क्या कहानी है डीएनए स्ट्रक्चर की? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मजा आएगा इसको पढ़ के। आपको सबको पता है अब तक, इस डायग्राम को छोड़ दो अभी के लिए, मेरे डायग्राम पे आ जाओ। ठीक है, आपको सबको पता है अभी तक कि डीएनए का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं बच्चा जी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अभी भी बनाना नहीं आता है, क्योंकि उनको मैं बोलूंगी ना बनाने के लिए तो वो बना के देंगे मुझे। ये लो मैम, बेटा तो मैंने मोतियों की माला नहीं तुमसे बनवाई है, मैंने आपसे मैम एक बार बीटा का डायग्राम दिखा दो। योग्यता, आपकी आवाज पूरी की पूरी कट गई है, आप लिख दो बच्चे। ठीक है, पूरी आवाज कट गई, आप लिख दो, किसी को भी समझ में आएगा तो मुझे बता दे। देखो आपको इसका डायग्राम बनाने का एक तरीका है। ठीक है, कुछ इस हिसाब से इसका जो है डायग्राम बनता है। आप कैसे कर लो, 2 पेन को एक बार में रन करा लो साथ में। ठीक है, अब यहां से लेके जो ये एक जो हमारा पहाड़ उठा है वो दूसरे पहाड़ पे जब खत्म होता है ना तो उसे हम कहते हैं 1 टर्न। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मैम एक टर्न। ठीक है, पहली बात ये सीख लिया आपने। दूसरी बात क्या है कि एक टर्न में कितने नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एक टर्न में यहां से यहां तक, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक के बीच में कितने नाइट्रोजनस बेसिस होंगे? बिल्कुल 10। सही विवेक जी, 10। ठीक है, कैसे? ये 1 2 3 4 5, इन्हीं के सामने इनके वाले जो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होंगे, और सिमिलरली 1 2 4 5, 1 2 3 मैम 4 10। 5। ठीक है, एंड फॉर दोज, अगर आप लोग
वो ऐसे गूंगे बहरों की तरह बैठे रहोगे क्लास में, कोई फायदा नहीं है बच्चा जी, प्लीज बोला करिए क्लास में, ठीक है। अगर विवेक को पता है, योगिता को पता है, तो इसका मतलब है कि मैंने बताया होगा आपको क्लास में, ठीक है। अब आपका ध्यान कहाँ मंडरा रहा है, आई डोंट नो। तो ये रहे हमारा एक टर्न में 10 हमारे क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो जी, अब यही चीज है हमारे डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में, जितना आपके में है उतना ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगले साल बहुत ही डीप में है आपके पास, जब आप चारगाफ रूल्स वगैरह पढ़ोगे। इट इज अ डबल हेलिक्स, आपको दिख रहा है, एक हमारा 5 प्राइम होता है, एक 3 प्राइम होता है। जो हमारा 5 प्राइम से शुरू हुआ है वो हमेशा 3 प्राइम पे खत्म होगा, और जो 3 प्राइम से शुरू हुआ है वो हमेशा 5 प्राइम पे खत्म होगा। ये बात भी आप रट लो, ठीक है। ओके मैम, हमें 2 बातें समझ में आ गई कि ये एक डबल हेलिक्स है, क्योंकि 2 हमारे धागे हैं आपस में साथ में रन कर रहे हैं, फॉर्म्ड बाय 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब न्यूक्लियोटाइड का मतलब तो मेरे अकॉर्डिंग अब सबको समझ में आ रहा होगा, है ना वर्षा? क्यों वर्षा जी, क्या होता है न्यूक्लियोटाइड? मैं वर्षा से सुनना चाहती हूँ एक्चुअली। हाँ जी, मुझे पता है, जिनको आंसर पता होता है मुझे पता होता है। खुशबू, आप भी बता सकती हो, खुशबू या खुशी, क्या नाम है? खुशबू, वर्षा या खुशबू, दोनों में से कोई भी इस चीज का आंसर दो प्लीज। वर्षा आज आप ज्यादा बोल रही हो। मटेरियल। नहीं, न्यूक्लियोटाइड जेनेटिक मटेरियल होता है, वो तो हमको भी पता है, बट बना किससे में होता है बच्चा? क्वेश्चन इज दिस। मैम नाइट्रोजनस बेस शुगर प्लस फॉस्फेट। थैंक यू, बिल्कुल सही, थैंक यू मैम, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने पता है मुझे बचा लिया आज, ठीक है। बिल्कुल सही जी वर्षा, थैंक यू सो मच। मुझे लगा था कि कहीं अगर तुम गलत आंसर दे दोगे मैं यही रो देती अभी। बिल्कुल सही बोला लड़की ने कि न्यूक्लियोटाइड जो है मैम हमारे, वो बने होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस से। हाँ भाई, मैं भी क्लैपिंग कर देती हूँ कि चलो फाइनली समझ में आया बच्चों को। नाइट्रोजनस बेसिस से, प्लस हमारे शुगर से, प्लस हमारे फॉस्फेट से। चलो जी देखो, अब देखते हैं दूसरा आंसर कौन दे पाता है। अभिषेक, नाइट्रोजनस बेसिस क्या है अभिषेक? अभिषेक, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैम आ रही है, इतने में आंसर लिख देते। नाइट्रोजनस बेसिस कौन से होते हैं हमारे? दूसरा नाम ईशा, ईशा आप बता दोगे? ईशा, अभिषेक, खुशबू, इन तीनों में से कोई भी बता दे नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं हमारे। बेटा ऐसे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए कि मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ और तुम लोग इसका आंसर ना दो मुझे। कुछ लोगों तो मेरा मन करता है ना कि मैं उनके घर पे जाऊं और सच में। चलो वर्षा, आप ही बता दोगे इसका आंसर, नाइट्रोजनस बेसिस कौन से होते हैं? ये देखो अंग्रेजी मुझे लिख के बता रहे हैं। थैंक यू खुशबू, थैंक यू अंजलि। अभिषेक जी, मुझे आपकी इंग्लिश नहीं चाहिए, ना ही आपका जो है क्या बोलते हैं गूगल का आंसर चाहिए, ठीक है। जो आपसे जितना पूछा जाए उतना आंसर दो। मैंने डेफिनेशन नहीं पूछी आपसे कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस मैम हम 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स। प्यूरिन्स में हमारे मैम एडेनिन और ग्लाइसिन आते हैं, आई डोंट नो कितने, सॉरी एडेनिन और गुआनिन आते हैं। और पिरामिडीन्स में मैम हमारे थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल आते हैं। मुझे नहीं पता कितने बार मुझे समझाना पड़ेगा तब आप लोग इसका आंसर देने लगोगे, ठीक है। सीरियसली बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है अभिषेक आपकी, ऐसे ही चलता रहेगा तो आई डोंट नो कैसे आप 11th क्रॉस करेंगे। चलिए जी, प्यूरिन्स हमारे ये दोनों हैं, पिरामिडीन्स हमारे ये वाले हैं। ओके मैम, आगे कहानी क्या है? इफ अ डबल हेलिक्स फॉर्म्ड बाय 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर आपको याद हो तो हमने कल ये बात की है, तो ये रहे, है ना। एक हमारा न्यूक्लियोटाइड कैसा था, एक हमारा न्यूक्लियोटाइड ये है, करेक्ट। इस पूरे सीक्वेंस को हम एक न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये रहा हमारा नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ये हमारी शुगर है यहाँ पे, फॉस्फेट कौन से, डीऑक्सीराइबोस, और ये पूरा हमारा फॉस्फेट है, ठीक है। इसी को हम न्यूक्लियोटाइड कह रहे थे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या हो गए, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड। जब 2 से ज्यादा 3
3-4 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जैसे हमने अभी तक प्रोटीन के केसेस में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट के केसेस में पढ़ा, सिमिलर यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है बच्चा, ठीक है। तो ये है मैम, ठीक है। चलिए जी, फिर कह रहे हैं अगली बात कि ये जितने भी हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड है कैसे ट्विस्टेड है, क्योंकि ये कैसे होते हैं ना बच्चे, धागे की तरह होते हैं। 2 मल्टीपल रंग के आप धागे ले लो और उनको घुमा दो, वरना पता है सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं बताती हूँ। मैंने लास्ट ईयर, मुझे एकदम से याद आ गया, मैंने लास्ट ईयर में बच्चों को पढ़ाया था। तुम लोगों ने सीढ़ी देखी हुई है, सीढ़ी लैडर जिससे हम लोग चढ़ते हैं, वो घर वाली सीढ़ी नहीं जो वैसी वाली होती, लकड़ी वाली सीढ़ी जिसकी हेल्प से पंखा वंखा साफ करते हैं, जाले निकालते हैं, वो देखिए ना। तो वही वाली जो सीढ़ी होती है, हाँ, उस सीढ़ी को ना लकड़ी की ना करके ना रबड़ की कर लो, और उसको ना ऐसे करके घुमा दो, नीचे से भी ऊपर से भी ऐसे करके। तो जिस तरीके से वो घूमेगी ना, उसी तरीके से हमारा जो ये न्यू है, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये आपस में अरेंज होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हैं, ठीक है। बहुत ही बेस्ट तरीका है, मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को ऐसे ही समझाया था कि आप एक रबड़ की सीढ़ी बना लो और उसको ऐसे करके घुमा दो, तो वैसे ही हमारे जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अरेंज होते हैं। ओके, देयर आर 2 strands of DNA which are parallel to each other, ठीक है। ये कैसे होते हैं मैम, 2 strands चल रहे होते हैं, पैरेलल नहीं होते बच्चे, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये गलती से प्रिंट हुआ है, which are एंटी पैरेलल, ठीक है। प्लीज इसको एंटी पैरेलल लिखना, ठीक है। इसको प्लीज अपनी कॉपी में करेक्ट कर लेना, क्योंकि कभी कभी होता है कि व्हाइट वाला जो है वो आता नहीं है हमारे में, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखना, एंटी पैरेलल लिखना। ये मैम कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। मैंने आपको अभी बताया ना कि ये अगर 5 प्राइम से स्टार्ट है तो ये 3 प्राइम पे एंड होगा, और इसके सामने कभी भी 5 प्राइम नहीं आएगा, हमेशा 3 प्राइम आएगा, और यहाँ पे 5 प्राइम आएगा, ठीक है। ये अगर एडेनिन है तो इसके सामने मैम 2 बॉन्ड की हेल्प से थाइमिन ही जुड़ा होगा। अगर यहाँ पे गुआनिन है तो इसके सामने 3 बॉन्ड की हेल्प से साइटोसिन ही होगा। यहाँ पे साइटोसिन है तो 3 बॉन्ड की हेल्प से यहाँ पे गुआनिन ही अटैच होगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल कहते हैं। ये गलती से प्रिंट हो गया था। चलो जी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाइंड 2 हेलिसेस एंड द बेसिस आर बंडल्ड विद इन द हेलिक्स। ये तो मैंने आपको बता ही रखा है ना, अभी बोलते भी जा रही थी कि एडेनिन थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब ये भी याद खुद बताना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि तुम्हारी क्लास के बच्चों का, कुछ बच्चों का, सबका नहीं, कुछ बच्चों का मेंटल लेवल बहुत ही लो है, जिसमें मुझे लगता है अभिषेक तो टॉप मारते हैं हमेशा ही गलत आंसर ही देना है उन्हें, कि जो अगर गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड बना रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, तो साइटोसिन भी गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़ेगा, ठीक है जी। चलो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। बहुत ही बड़ी बात है ये, ठीक है, हल्की बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। आपसे क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जाता है ये चीज कि मैम why DNA is negatively charged, why DNA is negatively charged, क्योंकि मैम वहां पे क्या आता है, आप सबको याद होगा ना, पता होगा फॉस्फेट कैसे बनाते हैं हम लोग, PO4 माइनस ऐसे लिखते हो आप, राइट। और ये जो माइनस का साइन है, ये किस चीज का साइन है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस का, ठीक है। तो ये जो है हमारा पूरी की पूरी, आपको पता है ना, कल भी मैंने बताई थी ये बात कि फॉस्फेट जो है वो पूरा बैकबोन बनाता है, ठीक है, पूरा बैकबोन बनाता है हमारे डीएनए स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो और वो कैसा है मैम हमारा, वो नेगेटिव है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है, PO4 माइनस। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो डीएनए है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। रीजन समझ में आए, ये चारों पॉइंट समझ में आए। अब मैं किसी से भी पूछूं मुझे बता देगा। चलो जी, फिर मैं क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ, है ना। 10 मिनट बचे हैं, वैसे भी हम उसके बाद क्वेश्चन खेलेंगे। विनय आप बोल पाओगे, आपका माइक वाइक सही होगा, लिख पाओगे। चलो जी, अब मैं जिनसे पूछूंगी वो हैं विनय और मुस्कान, ठीक है। एंड खुशबू, आपको भी तीसरी बार चांस दे रही हूँ मैं, वरना सीरियसली, वरना मैं आप लोगों से ना क्वेश्चंस पूछना ही बंद कर दूंगी बच्चा, आप लोग ऐसे करोगे तो, ठीक है। विनय, मुस्कान एंड खुशबू, 3 लोगों से ये क्वेश्चन है कि मैंने क्यों बोला कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। बताओ जी, अगर आप लोग इसका आंसर दे पा रहे हो तो प्लीज मुझे थम्स अप कर देना। नहीं विवेक, आपसे नहीं, इन 3 बच्चों से जिनसे पूछा है ना मैंने, उनसे पूछ रही हूँ।
ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में है एंटी पैरेलल का, उससे क्या मतलब है बच्चे? नहीं बच्चों, एंटी पैरेलल का इससे कोई मतलब नहीं है। नाजो आप दे पाओगे इसका आंसर? नाजो एंड बहुत दिन से मैंने नरगिस से भी नहीं पूछा। यस मैम। ठीक है चलो, पहले इन लोग को एक बार ट्राई करने दो कि मैंने डीएनए के स्ट्रैंड को एंटी पैरेलल क्यों बोला। अभिषेक अगर आप भी दे पाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा अपग्रेड कर दूंगी आज की क्लास के लिए। फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एंटी पैरेलल वाला रीजन था क्या? अब हर एक चीज में यहाँ पे लिखूं क्या? नाजो आप बताओ। अच्छा चलो मुझे मैम क्योंकि एडेनिन ना थाइमिन से जुड़ा है और गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा है, और मैम 5 से 3 है और 3 से 5 है, इसलिए एंटीपैरेलल। बिल्कुल सही। स्टार्टिंग तुमने भी थोड़ी सी गड़बड़ की थी बट तुमने लास्ट में बिल्कुल करेक्ट कर दिया। जो थाइमिन और एडेनिन वाला पॉइंट है ना नाजो, उसको हमेशा सेकंड पॉइंट पे लिखना। पहला पॉइंट जो आपको लिखना है वो हमेशा ये लिखना है क्योंकि मैम ये एक, इसका जो एक स्ट्रैंड है, यहाँ पे मैंने आपको लिखा है ना, यहाँ 2 स्ट्रैंड्स हैं, तो आप ये बताओगे मैम कि इसका एक स्ट्रैंड जो होता है ना, पहला स्ट्रैंड वो 5 प्राइम से स्टार्ट होता है और 3 प्राइम पे खत्म होता है, और जो इसका मैम दूसरा स्ट्रैंड है वो मैम 3 प्राइम से स्टार्ट होता है और 5 प्राइम पे खत्म होता है। हमेशा ये बात याद रखना, मैं इसको साफ से लिख देती हूँ यहाँ पे। हमेशा ये बात याद रखना बच्चा लोग कि जो एरो है ना वो हमेशा 3 प्राइम के साइड पे ही होगा, भले ही वो किधर पे भी हो। ठीक है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, बट तुम्हारी क्लास तो अभी इतना ही नहीं पचा पा रही है तो बाकी क्या ही पचा पाएगी, इसीलिए मैं और तुम्हें एक्स्ट्रा दे नहीं रही हूँ। ठीक है, कि ये जो एरो है वो हमेशा 3 प्राइम पे रहेगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं एंटी पैरेलल। जैसे 2 ट्रेनें नहीं होती है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। ठीक है, इसी यही रीजन है कि वो ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। ये वर्ड फिर से करेक्ट कर लेना। ठीक है जी, गौरव समझ में आया आपको? ठीक है चलो, और विनय हाइड्रोजन बॉन्ड वाला पॉइंट यहाँ नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड वाला पॉइंट मैं आपको जब क्वेश्चन पूछती ना कि ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में किसके हेल्प से जुड़े हुए हैं, तब आप बताते मैम कि ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं, ये जो हेलिक्स जिन्हें हम कह रहे हैं, वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स के हेल्प से जुड़े हुए हैं। जो प्यूरिन है वो दूसरे पिरामिडीन से हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से जुड़ता है। और एग्जाम्पल देना होता आप तो आप कैसे देते? एडेनिन मैम थाइमीन से जुड़ा हुआ है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से, उसी तरीके से थाइमीन हमारा एडेनिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से साइटोसिन से जुड़ा है, एंड साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से ही गुआनिन से जुड़ा है। ठीक है, अब ये रीजन भी चलो मुझे बता ही दो। चलो मैम क्या ये इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए है ना? खुशबू यहाँ एनर्जी कहाँ से आ गई? एनर्जी कहाँ से आ गया बच्चे? कि वाई डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड? कौन बताएगा सबसे पहले इसका आंसर? इसका आंसर बताएगी नरगिस। नरगिस बताइए, वाई डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड? मैम क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप से है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। खत्म बात, इतना ही बोलना है। ठीक है चलो जी, वेरी गुड। चलिए नरगिस जी, आप नरगिस ट्रस्ट मी, आप धीरे धीरे इंटेलिजेंट हो रहे हो। ठीक है, आप अपने आप को, मुझे पता है आप अपने आप को बहुत वीक समझते हो, बट आप धीरे धीरे देखते हो कि मैं जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ आप उसका करेक्ट आंसर देते हो हमेशा। चलिए जी, ये देखो हमारे जितने भी बॉन्ड थे, थैंक हाँ यू मैम। आई एम रियली वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। ये थे हमारे इराथाइमीन, ये एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये हमारा क्या है? शुगर। देख रहे हो एक साइड में देखो, मैंने जो आपको एंटी पैरेलल वाला गलत करा, कभी कभी हो जाता है ना, मिस प्रिंटिंग हो जाती है। एंटी पैरेलल वाला जो मैंने आपको बताया, अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो कैसा है बच्चा जी? इस डायरेक्शन में है ना? वो मैम यहाँ पे हमारा इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे कैसा है? उल्टा हो गया। उसकी दुनिया ही बदल गई, जज्बात बदल गए वही वाला हाल।
ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। ये देखो 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। मैंने भी आपको यही बोला कि हमेशा जो एरो है वो आपका 3 प्राइम से ही रन करता है। ठीक है, 3 ऐसे। अगर आपको इतना डिजाइनर नहीं बनाना है, यू कैन जस्ट सिंपली मेक लाइक दिस। ठीक है, बस इसके ऊपर ये लगा देना क्योंकि वो प्राइम का निशान होता है। ठीक है, चलो जी, ये है हमारा एंटी पैरेललिटी का रीजन कि व्हाई इट इज एंटी पैरेलल, ड्यू टू क्योंकि एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा प्राइम 3 प्राइम टू। अब आ गया हमारा अगला फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ये कहाँ पे है मैम? ये अभी भी हम किसको पढ़ रहे हैं? ये आई गेस हमारा लास्ट पार्ट होगा आज की क्लास का, फिर कल से हमारा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, आई होप कि हम लोग लास्ट क्लास में लगभग एंड तक पहुंच जाएंगे इसके। ठीक है, चलो जी, तुम लोग एक्चुअली ना आंसर बहुत स्लो देते हो, इसलिए मेरे को मेन प्रॉब्लम होता है। चलो फटाफट इसको खत्म करते हैं। ये आ गया मैम हमारा फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। क्या नाम बोला मैंने इसका मैम? प्रियंका, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, ऐसे मत बोलो, थैंक गॉड। मुझे बहुत अच्छा लगता है चैप्टर्स को पढ़ना एंड पढ़ाना, समझाना। चलो जी, क्या है देखो ध्यान से सुनो इसको। कोई नहीं प्रियंका, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। डाइईस्टर का मतलब समझ रहे हो? 2 बार कहीं से ये जुड़ रहा होगा ईस्टर बॉन्ड पे, और ये बात हमें क्लियर है कि जुड़ना इसको फॉस्फेट से है। थोड़ी सी चीजों को थोड़ा सा देखो, इसी को आप तोड़ दोगे ना पूरी तरीके से वर्ड को, उतने में ही आप समझ जाओगे। क्या मैम, हमें थोड़ा सा फिर से समझा दो। अभी तक देखो हम लोग पढ़ के आए हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स हमारा किससे मिलकर बना होता है मैम? ये रहा हमारा एडेनिन। अंजलि मैम कितने बार बोलोगे यही, सुन सुन के थक गए हम लोग। और ये रहा हमारा फॉस्फेट, ऐसे ही हमने बनाया था अभी तक। हाँ जी मैम, आप ऐसे ही बना रहे थे अभी तक। अगला हमारा फॉस्फेट ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर ये सल्फ शुगर, और फिर ये हमारा यहाँ पे चलो यहाँ पे गुआनिन ले लो। ठीक है, ऐसे ही जुड़ा हुआ है। बट अब हमारी जो कहानी आएगी ना, वो कैसे आएगी बच्चा जी, कि ये जो हमारा, आपको ये तो क्लियरिटी मिल रही है मैम कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जो हमारा ये फॉस्फेट बॉन्ड है वो शुगर से जुड़ा हुआ है। ये बात से बिल्कुल क्लियर हो। अब आप क्या कर दो ना, इसको ना थोड़ा सा ओपन कर दो। कैसे? देखो जी, मेरे वाले डायग्राम पे आओगे ना तो थोड़ा सा तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा। बस यही चीज है कि मैं अपना डायग्राम बनाती हूँ। ऊपर वाला डायग्राम हम लोग थोड़ा सा रफ वाला है, तो इसलिए ऐसे जल्दी से बना देते हैं। ठीक है, ये यहां से ये वाला कौन सा बॉन्ड है प्रियंका? ये बॉन्ड कौन सा है प्रियंका, जल्दी बताओ। प्रियंका, ऐसे नहीं करो भाई। एक तो तुम बीमार बनाया था आपने। हाँ, एक तो तुम बीमार होकर क्लास में आ रही हो, फिर आंसर नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा? बोलो बोलो। हमें याद नहीं आ रहा। रुको, दूसरे की याददाश्त। नरगिस आप बताओ, ये कौन सा बॉन्ड था? नरगिस, मैम क्वेश्चन रिपीट कर ये दीजिए। जो बॉन्ड था जिसका मैंने नाम अभी आपको बताया कि ये कौन सा बॉन्ड है बच्चे? ये जो हमारा ऊपर जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है, वो शुगर से कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? हाइड्रोजन। बताया था जब मैंने आपको ये बता रही थी कि ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, बट यहाँ पे भी वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही जुड़ेगा, बट क्योंकि नाइट्रोजन के साथ अटैच है इसीलिए उसका नाम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाता है ना नरगिस? क्यों नरगिस एंड प्रियंका, समझ में आई बात? यस मैम। अगली बार अगर भूले ना 10 बार लिखवाऊंगी मैं। चलो देखो, अब यहाँ पे कहानी क्या है हमारे पास? यहाँ कहानी हमारे साथ ये है मैम कि ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है ना, ये आपने देखो एक तो सीख लिया, सुनो बहुत ध्यान से सुनो इस बात को, ठीक है? कि आपने एक तो देख लिया मैम कि ये कहाँ पे जुड़ा हुआ है, किससे। इसको ना मुझे इरेज करना पड़ेगा वरना हमारा स्ट्रक्चर पूरा नहीं बन पाएगा अच्छे से। यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है? ऐसे करके राउंड कर देते हैं। छोड़ो, नाइट्रोजनस बेस की जगह एडेनिन को ही लिख के डायरेक्ट राउंड कर देते हैं। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, फिर हम लोग थोड़े से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं, फिर तुम लोग घर जाओ, मतलब घर पे ही हो। ठीक है, एक साइड पे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कौन सी कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 4, ये 5th कार्बन से जुड़ रहा है।
इतना समझ में आ रहा है? एक साइड पे ये मैम हमारी 5th कार्बन से जुड़ रहा है, बट आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, करेक्ट? क्या होते हैं मैम? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब है अगर हमारे पास ऊपर सपोज गुआनिन है, दूसरा कर देती हूँ मैं कलर, ये रहा गुआनिन, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा मैम, ऐसा ही, जस्ट 1 सेकेंड, ये जो गुआनिन है हमारा मैम, ये हमारा नीचे यहाँ पे शुगर से जुड़ा होगा, वही हमारी डीऑक्सीराइबोस पुरानी शुगर, ठीक। यहाँ पे भी CH2OH होगा, फिर यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, फॉस्फेट होगा, बट ये थोड़ा सा कहाँ होगा, मैंने एक्चुअली थोड़ा सा आगे बना दिया स्ट्रक्चर, ये बनेगा कुछ इस हिसाब से यहाँ पे, ठीक। अब देखो कहानी क्या होती है, यहाँ पे मैम ये जुड़ रहा था इसकी 5th कार्बन से, करेक्ट, बट यहाँ पे जो ये वाला है ना, हमने क्या नाम पढ़ा है इसका, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, तो ये यहाँ पे इसकी 1st, 2nd और ये रही 3rd, ये इसकी 3rd कार्बन से भी जुड़ेगा। देख, आप कहानी को समझ रहे हो? थोड़ा सा समझो कि ये हमारे साथ कैसे चल रहा है। चलो ठीक है, ये रहा हमारा ऐसे करके फॉस्फेट, ठीक है, ये ऊपर साइड से भी किसी बॉन्ड से जुड़ रहा है और नीचे साइड से भी किसी बॉन्ड से जुड़ रहा है, और इसके नीचे अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे ना, तो ये इसके नीचे साइड से भी, यहाँ पे भी ये दूसरा जो होगा 3rd कार्बन जो है इसकी, ये यहाँ पे भी एक किसी बॉन्ड से जुड़ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन आएगा एक्चुअली। बस थोड़ा सा इस चीज को दिमाग लगा लो थोड़ा सा, कि ये मैम कहाँ कहाँ पे, एक तो मैम एक जो है ये 5th कार्बन से जुड़ता है और एक हमारे 3rd कार्बन से जुड़ता है, और यही है हमारे फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड की पूरी कहानी। अब आपको ये डायग्राम थोड़ा सा समझ में जल्दी से आ जाएगा। द कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड ही है, विच जॉइंस 5 कार्बन ऑफ डीऑक्सीराइबोस, पहले में क्या 5th कार्बन जो है हमारी डीऑक्सीराइबोस का, रेड से ही कर देते हैं, ठीक है, 5th कार्बन ऑफ डीऑक्सीराइबोस with that of 3rd कार्बन ऑफ नेक्स्ट डीऑक्सीराइबोस। देख रहे हो, ये रहा फॉस्फेट हमारा, और ये अगले की किससे जुड़ रहा है, 3rd कार्बन से जुड़ रहा है। सिमिलरली ऊपर भी जाता रहेगा, 5th कार्बन यहाँ पे है, तो अगले की किससे जुड़ रहा होगा, 3rd कार्बन से यहाँ पे जुड़ रहा होगा। ठीक, समझ में आ रही है ये बात? तो यही है हमारे फॉस्फोडाइस्टर की छोटी सी कहानी, कि ये एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड कैसे ऐसे चलते जाएंगे, यू, ठीक है, ऐसे वर्ड एडजेसेंटली, ठीक है, विद फॉस्फेट ग्रुप्स आर कॉल्ड फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, क्योंकि एक ही फॉस्फेट मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड्स अटैच हो रहे हैं। कैसे बॉन्ड है मैम, ये ईस्टर बॉन्ड्स, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, फॉस्फोडाइईस्टर, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर स्ट्रक्चरिंग DNA एंड RNA टू मेंटेन अ जेनेटिक कोड, ठीक है, जेनेटिक कोड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड लिंक की जो लिंकिंग है, bonds helps in linking phosphate molecule to sugar, क्या करते हैं ये, फॉस्फेट मॉलिक्यूल को शुगर से जोड़ते हैं, ठीक है, हो जाएगा, समझ में आ गया? यस मैम। चलो जी, तो यहीं पे ये क्या हुआ, पूरा ब्लैक हो गया, ये आजकल अवंती का नया है, एकदम चलते चलते बंद हो जाता है, लो पूरा व्हाइट बोर्ड ही गायब हो गया। काहे प्रियंका जी, अभी काहे जा रही हो? थोड़े से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं करोगी? अगर आप रुक जाती तो हमें अच्छा लगता। ठीक है, बस हम लोग क्वेश्चन आंसर थोड़े से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद हम भी चले जाएंगे। बस 1 मिनट दीजिए, एक्चुअली स्लाइड पता नहीं क्यों बंद हो गई। बस 10 मिनट क्वेश्चन आंसर कर लो, थोड़ा तुम लोग को भी पता रहेगा कि कहाँ तक पहुंचे हो तुम लोग, ठीक है, फिर उसके बाद जाना। आज जनरल वाले ही करते हैं, ठीक, आज इजी वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग, थोड़े से इजी। कौन सा पढ़ा है आज हमने, मैक्रोमोलेक्यूल्स, ठीक है, चलो देखें जी। अच्छा, आप लोगों ने वो लिस्ट बना के भी मुझे नहीं भेजी, सो बैड ऑफ यू। सारे ने सब, मतलब थोड़े बहुतों ने भेजी है, 4-5 नहीं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की।
मैंने भी भेजा था। मैंने क्या कहा प्रियंका, थोड़ो ने भेजी है। और तुम लोग बाकी लोग कहाँ व्यस्त रहते हो इतना भाई? तुम्हारे जैसे इन लोग के पास भी 24 घंटे का ही टाइम होता है ना सबके पास। वो लोग भेज सकते हो तो तुम लोग भी भेज ही सकते हो। प्रियंका आपने ग्रुप में भेजी थी क्या? यस मैम, मेरे को मिल नहीं रहा अभी। मैंने पहले दिया था क्या आपको ये काम? 2 दिन पहले किया था। हाँ जी मिल गया, थैंक यू। चलो चलिए, पहले वाले का आंसर क्या होगा? कंपाउंड्स फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल हैव मॉलिक्यूलर वेट। कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा उनका? बिल्कुल सही बोली लड़की, 18 से 800 डाल्टन के बीच में, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा गंदा ज्यादा होता है स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फटाफट देखो। बायोमोलिक्यूल्स हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल। मैम माइक्रोमोलिक्यूल। Micromolecules. After grinding a living tissue in a trichloroacetic acid and then staining it, you would obtain two fractions. ठीक है, the acid soluble fraction and the acid insoluble fraction. Acid insoluble fraction does not contain, क्या नहीं होगा acid insoluble में? अच्छा क्वेश्चन है विवेक जी, आई एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम यू। विवेक, योगिता, प्रिया, नरगिस। मैम डी। फ्लैवेनॉइड्स एंड एल्केनॉइड्स, व्हाई? किस बेसिस मैम क्योंकि बाकी सारे तो आते हैं ना उसमें। चलो जी, भले ही तुक्का था बट सही आंसर था कि ये सारे तो मैम आते ही हैं। न्यूक्लिक एसिड हमें पता है आते होते ही हैं, एसिड इनसॉल्युबल है। और लिपिड्स को तो हमने रखा ही इसीलिए है क्योंकि वो एसिड इनसॉल्युबल होता है। और पॉलीसेकेराइड भी आपको पता है एसिड इनसॉल्युबल है क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल है वो एक। तो करेक्ट आंसर इज फ्लैवोनॉइड्स एंड एल्केनॉइड्स। चलो, व्हाई आर लिपिड्स फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ टिश्यू? बताएं जी, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों रहता है वो? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। बोलो बोलो। विवेक कहाँ गायब हो गए? दूसरे विवेक चले तो नहीं गए आप कहीं? मैम बी। इट इज अ पॉलीमर। मैम इट हैज लो मॉलिक्यूलर वेट। इसका लेना देना क्या है 43 वाले से? इसका एक बार रीजन भी देखिए साथ में। क्वेश्चन नंबर 43। अपॉन ग्राइंडिंग, ये रहा रीजन इसका, पढ़िए। Upon grinding a tissue, cell membrane and other membranes are broken into pieces, form vesicles, which are not water soluble and get separated along with the acid insoluble pool. ठीक है, since lipids are constituent of cell membranes and are water insoluble, and they also form vesicles and get separated. ठीक है, तो यही रीजन है कि इसका मतलब क्या हुआ। आंसर हमारा कौन सा है? लास्ट वाला आंसर है कि हमारा जो ये मॉलिक्यूल है वो ग्राइंड होने के बाद भी क्या करता है? तैरता रहता है। ठीक है, क्योंकि वो वाटर में और एसिड में सॉल्युबल नहीं है। तो इसी वजह से हमारा इसका आंसर बन जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 45। Which of the following is an essential amino acid? I guess प्रियंका इसका आंसर सही दे दोगे अब। क्यों प्रियंका? क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा है जो कि आपका एसेंशियल है? हाँ जी योगिता बताइए। मैम ए। वैलिन, वैलिन एसेंशियल में आता है? यस मैम। कौन बोला ऐसा? एनीवन? मैम इसका डी होगा। ऑल ऑफ दीज? पक्का? कि इस पे तो मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ।
इसीलिए मैंने ना अभी उस वाले का नाम लिया। क्वेश्चन नंबर 45 एक बार देखिए इसका आंसर, जस्ट 1 सेकेंड, मैं हल्का सा कंफ्यूज हो रही हूँ। 45, हाँ जी प्रियंका, इसका मतलब है जो तुमने आंसर भेजा ना वो, सॉरी प्रियंका नहीं, प्रिया। प्रिया अभी आप हो क्लास में? हाँ जी प्रिया आप क्लास में हैं। इसका मतलब है आपका वाला आंसर गलत है बच्चे, आपने स्विच कर दिए हैं। तो सॉरी कि मैंने आपका ये होमवर्क इतना ध्यान से चेक नहीं किया था, माइट भी मेरे पास काम ज्यादा हो। ऑल ऑफ दीज, अभिषेक बिल्कुल सही आंसर दिया आपने इस बारे में। चलो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं इसमें फिर? अब नॉन एसेंशियल मैम सी। हिस्टिडीन, क्योंकि वैलिन तो ऊपर हमारे में एसेंशियल में है, ठीक है। और चलिए जी इस वाले में हम ले लेते हैं, बिकॉज मैं ये वाला एक्चुअली भूल जाती हूँ। एक सेकेंड रुकिए, फिर आर्जिनिन कह रहे हो? नॉन एसेंशियल आर्जिनिन, आर्जिनिन नहीं, आर्जिनिन जो है एसेंशियल है। हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन भी एसेंशियल है। दैट मीन्स हमारा इसका आंसर क्या बन जाएगा? नॉन एसेंशियल पूछा है ना आपसे, आई गेस लाइसी नहीं, लाइसिन भी है यार। ये जिस बच्चे का मैंने पेज खोला है ना उस बच्चे ने आंसर गलत भेजे हैं पूरे। हाँ कोई बात नहीं, कभी कभी मैडम से भी हो जाता है। अभी मेरे पास मेरी कॉपी एक्चुअली दिख नहीं रही मुझे। 46 का मैम ये आपसे चारों ही एसेंशियल है चारों भी एसेंशियल है? हाउ कम इज इट पॉसिबल? मैम, बट जो अर्जिनिन और हिस्टीडीन है ना वो सेमी एसेंशियल। क्वेश्चन नंबर 46, का ब्लू। चलिए जी देख लीजिए, आर्जिनिन बोल रहे हैं इनके अकॉर्डिंग, हिस्टीडीन नहीं है बच्चे। चलो प्रोटीन्स आर नीडेड इन डाइट बिकॉज, आइए अभिषेक के अकॉर्डिंग आंसर है डी, विवेक के अकॉर्डिंग भी आंसर है डी। ऑल अमाइनो एसिड्स आर नॉट अवेलेबल इन बॉडी, बिल्कुल सही। ड्यूरिंग फास्टिंग बॉडी यूटिलाइजेस प्रोटीन, कह सकते हो एक पॉइंट को। प्रोटीन्स एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, बिल्कुल सही बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 अमाइनो एसिड, ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था एक बार, बिल्कुल सही, सेलेनोसिस्टीन। और 22 का नाम क्या है अभिषेक, बताना जरा। अभी ये भाग जाएगा फिर से क्लास से। क्यों अभिषेक, 22 अमाइनो एसिड कौन सा है? ये लिखा हुआ है पायरोल लाइसिन, ठीक है। जिनको भी नहीं पता था वो भी प्लीज इसको नोट कर सकते हैं। 22 अमाइनो एसिड इज हमारा पायरोल लाइसिन, ठीक है जी। चलो जी, राम, ओ तुम्हारे में रामचंद्र प्लॉट भी है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। मतलब मुझे तुम्हें ये भी पढ़ाना पड़ेगा यार, ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बट बहुत ही टफ है पता है। तुम लोग ना इसमें सर ऐसे करके पकड़ लोगे, हे भगवान मैम ये क्या हो गया हमारे साथ, कसम से। अच्छा ये अब ये फिर हमने जब पढ़ाई नहीं तो इसका आंसर तुमसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती, बट इसका आंसर है आरएनए, सॉरी प्रोटीन, ठीक है। कि रामचंद्रन प्लॉट हम किसके लिए यूज करते हैं? प्रोटीन के लिए, प्रोटीन पता करने के लिए कि कहाँ पे कौन सा प्रोटीन है और कितना ज्यादा है, उसका क्वांटिटी क्या है। बस लास्ट के 2-3 मिनट बचे, 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट करो भागो। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, कौन है एनिमल वर्ल्ड में? कोलेजन। कोलेजन। प्रोटीन ऑन रिएक्शन विथ व्हिच यील्ड्स रेमंड्स पर्पल, किसके साथ रिएक्ट करने से होता है? निनहाइड्रेट टेस्ट, हमने पढ़ा है इसके बारे में। द लीस्ट अबंडेंट केमिकल कंपाउंड, सॉरी केमिकल कंपोनेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे लीस्ट कौन सा होता है जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है ज्यादा? इन चारों में से कौन, किसके बारे में हमने नहीं पढ़ा ज्यादा? कहानी खत्म, ठीक है। तो आज हमने लगभग तुम लोग थोड़ा सा स्लो थे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन कर लिए, नॉट बैड, ठीक है। वैसे मैं सोच रही थी कि 8 बजे तक हम लोग फ्री हो जाते तो हम थोड़े से और ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते, बट यस योगिता आज आप ज्वाइन कर लिए थे, एंड साथ में विवेक